अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं अपने इस चैनल पर आपको वेलकम करता हूं और उसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की हमारी जो वीडियो है वो वेब होस्टिंग सीरीज़ की एक और वीडियो है और इसके अंदर इससे पहले कि आप वेब होस्टिंग का काम शुरू करें, आपको वेब होस्टिंग बिजनेस के बारे में इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनके बारे में कम से कम लाजमी पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी बिज़नेस में हाथ डालते हैं, किसी भी बिज़नेस को आप शुरू करने वाले होते हैं, तो उससे पहले आपको उस बिज़नेस के इन एंड आउट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको बिज़नेस की बेसिक्स नहीं पता, अगर आपको बिज़नेस के बारे में नहीं पता, फिर आपको बिज़नेस अगर स्टार्ट भी कर लेते हैं तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। सेम गोज़ टू वेब होस्टिंग बिजनेस। अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस बिज़नेस के अंदर अच्छा पैसा है, ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलता है, इस बिज़नेस के ज़रिए से आप एक पूरा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसके इन एंड आउट्स, इसकी बेसिक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज हम उन 10 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं और ये जनरल सी टर्म्स हैं, ये बहुत टेक्निकल नहीं है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जब हम वेब होस्टिंग देते हैं तो उस वक्त वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और वो जो है वो डील ब्रेकर साबित हो सकती हैं। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 10 जनरल टर्म्स बताने वाला हूँ जिनके थ्रू जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको उनके बारे में पता होना बहुत हद तक लाजमी है। और इस वीडियो में हम कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा टर्म्स को यूज़ नहीं करेंगे, कॉमन मैन जो एक आम आदमी समझ सकता है उस टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो हमारी पास चीज़ है वो है वेब सर्विसेज। क्लाइंट अक्सर आपसे पूछता है कि यार आप वेब सर्विसेज देते हो, अब आपको पता ही नहीं होगा वेब सर्विसेज क्या होती हैं। आप तो सोच रहे हो कि आप वेब होस्टिंग बेचने जा रहे हो, तो ये वेब सर्विसेज कहाँ से आ गई हैं। तो वेब सर्विसेज, वेब होस्टिंग के इर्द गिर्द जो दूसरी सर्विसेज होती है उनको कॉमन टर्म्स में वेब सर्विसेज कहा जाता है। जैसे कि जब आप वेब होस्टिंग लेते हो तो आपको ईमेल्स चाहिए होती हैं, आपको सब डोमेन्स चाहिए होते हैं, आपको एड ऑन डोमेन्स चाहिए होते हैं, आपको जो है वो SSL सर्टिफिकेट चाहिए होता है सिक्योरिटी के लिए, जिसमें HTTPS के ऊपर वेबसाइट चलती है। तो आपको वेबसाइट की सिक्योरिटी चाहिए होती है, फायरवॉल वगैरह इस तरह की वेब बेस्ड चीज़ें होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो वेब बेस्ड सर्विसेज होती हैं इनको हम वेब बेस्ड सर्विसेज कहते हैं। और अगर आपसे कोई क्लाइंट पूछ रहा है कि क्या आप वेब बेस्ड सर्विसेज देते हो, तो अगर आप उन सर्विसेज को दे रहे हो तो आप उसको बताओगे हाँ आप दे रहे हो। अगर वो आपके होस्टिंग प्लान में इंक्लूड है तो आप उसको बताओगे कि हाँ इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है। वेब सर्विसेज के बाद आप हमारे पास चीज़ आती है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है कि जो भी वेबसाइट आप क्लाइंट बनाना चाहता है वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर होती है, उस सर्वर की तो एक IP एड्रेस होती है। तो वो जो IP एड्रेस होता है उसको पॉइंट करते हैं हम किसी ना किसी डोमेन नेम पे, और डोमेन नेम इजी टू रिमेंबर या नाम होता है अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिक वेज के अंदर। जैसे कि google.com जो है ये एक डोमेन नेम है, yahoo.com डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम जो होते हैं farazahmad.com, ये मेरी वेबसाइट है तो ये इसका डोमेन नेम है farazahmad.com। जैसे ही आप farazahmad.com लिखेंगे तो वो डोमेन जब आप डालेंगे अपने URL बार के अंदर, जैसे ही एंटर करेंगे तो वो किसी न किसी वेबसाइट को ओपन करेगा। तो जो ये डोमेन है इसको हम TLD डोमेन ये कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेम सर्वर। अब हमने डोमेन ले लिया, सबसे पहली चीज़ हमारे पास डोमेन नेम आ गई। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेम सर्वर। डोमेन नेम को किसी भी सर्वर तक पॉइंट करने के लिए हम नेम सर्वर्स को यूज़ करते हैं। नेम सर्वर्स क्या होते हैं? बेसिकली ns1.godaddy.com, ns2.godaddy.com। तो ये क्या होता है कि जब हम अपने डोमेन नेम के सेक्शन में जाते हैं वहाँ पे उसको पॉइंट करते हैं किसी न किसी होस्टिंग की तरफ, तो हम उसके अंदर नेम सर्वर्स नॉर्मली इंक्लूड करते हैं। तो जैसे ही हम नेम सर्वर्स इंक्लूड करते हैं तो हम डोमेन को ये बता रहे होते हैं कि भाई ये जो डोमेन है ये इस वेब होस्टिंग कंपनी के पास चला जाए। अगर हम ns1.namecheap.com, ns2.namecheap.com डालते हैं तो हमारा जो डोमेन है वो नेमचीप की सर्विसेज की तरफ चला जाता है और फिर नेमचीप जो है वो उसको हैंडल करते हैं कि उनको कौन से सर्वर पे रखना है, कहाँ पे उसको पॉइंट करना है, वो वहाँ पे चला जाता है। सेम गोज टू GoDaddy, या आप किसी से भी होस्टिंग लेंगे, आप होस्ट फॉर वेब से लेंगे तो वो भी आपको डोमेन नेम्स देंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये डोमेन नेम के बाद नेम सर्वर्स होते हैं जो कि आप किसी भी डोमेन को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक चीज़ कॉमन टर्म में यूज़ होती है TLD। बेसिकली डोमेन्स जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लाइक कंट्री लेवल डोमेन CLD कहलाते हैं। कंट्री लेवल डोमेन .pk हो गया, .in हो गया, .us हो गया, ये जो होते हैं ये कंट्री लेवल डोमेन होते हैं। कॉमनली यूज जो होते हैं वो TLD होते हैं। TLD होते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन लाइक .com, .net,
.org.info, ये सारे जो डोमेन्स हैं ये टॉप लेवल डोमेन्स कहलाते हैं और इनको TLD कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे यार कौन कौन से TLD दे रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए TLD होता क्या है। अब आप सोचोगे यार ये TLD क्या चीज़ है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, TLD टॉप लेवल डोमेन होता है और ये डोमेन जब आप क्लाइंट को बेचते हो तो आप उसको बताते हो हम ये TLD देते हैं, ये CLD देते हैं, कंट्री लेवल डोमेन देते हैं। और इस तरह जेनरिक डोमेन होते हैं, उनको GLD नॉर्मल टर्म्स में कहा जाएगा, लेकिन हम उनको भी टॉप लेवल डोमेन में काफ़ी सारे इंक्लूड करते हैं, वरना वो जेनरिक डोमेन्स कहलाते हैं। लाइक .hospital हो गया, .finance हो गया, .accounts हो गया, जो है बिजनेस हो गया, ये सारे जेनरिक डोमेन्स कहलाते हैं। तो ये भी ऑल्दो टॉप लेवल डोमेन की एक सब फॉर्म है जिसको हम GLD कहते हैं। के बाद जो एक कॉमन चीज़ यूज़ होती है वो होती है बैंडविड्थ। अब ये बैंडविड्थ क्या चीज़ है? बेसिकली जब आप कोई भी सर्विस लेते हैं तो जो आपका अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र होगा वो बैंडविड्थ कहलाती है। लाइक अगर आप जोंग का इंटरनेट लेते हैं तो इंटरनेट पैकेज आपको मिलता है 75 GB का। 75 GB में आपके पास जो स्पीड आ रही होती है वो तो 2 MB, 5 MB, 20 MB, 50 MB होती है। तो स्पीड एक अलग चीज़ है, स्पीड Mbps में एक अलग चीज़ है। और जो आपकी बैंडविड्थ है वो ये कि टोटल आप अमाउंट ऑफ डाटा जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाउनलोड अपलोड, वो 75 GB अगर आपका पैकेज है तो आप उतना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम ये चीज़ वेब होस्टिंग के अंदर होती है कि जो आपकी वेबसाइट होती है वो कितना डाटा, कितने लोग उस पर जब आते हैं तो वो कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर 100 लोग आते हैं और आपकी वेबसाइट का साइज़ 1 MB है तो आपका 100 MB की बैंडविड्थ जो है वो कंज्यूम हुई है। अगर वो अलग अलग पेजेस पे जाते हैं तो वो मजीद बैंडविड्थ आपकी कंज्यूम होती रहेगी। तो ये जो बैंडविड्थ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप वेब होस्टिंग प्लान्स बनाते हो, जब भी आप वेब होस्टिंग सेल करते हो तो क्लाइंट को आप बताते हो कि आपको ये बैंडविड्थ मिलेगी। अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी होती है, लिमिटेड बैंडविड्थ भी होती है। इसके बाद जो है वो टाइप ऑफ होस्टिंग आ जाती हैं, लाइक आपका डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर इससे ऊपर भी होते हैं, लाइक क्लस्टर सर्वर हो गया, क्लाउड सर्वर हो गया, लेकिन उनको अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हम नॉर्मली सेल कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर का जैसा कि नाम से जाहिर है कि डेडिकेटेड है ये सर्वर, यानी कि अगर एक क्लाइंट कहता है कि मुझे डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो एक सर्वर की 100% रिसोर्सेज वो अपने पास लेना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसको वो कंप्लीट सर्वर आप उसके हैंड ओवर कर दें। ये होता है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर की कंप्लीट रिसोर्सेज एक ही क्लाइंट को एलोकेट होती हैं, उसका फुल एक्सेस उस क्लाइंट के पास होता है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक क्लाइंट का कंप्यूटर लें और उसको किसी डाटा सेंटर में रखवा दें कि भाई ये आपका जो कंप्यूटर है ये वहाँ पे ऑन रहेगा 24 घंटे, जब दिल चाहे आप अपने घर से बैठ करके उसको एक्सेस करें। तो यही चीज़ होती है डेडिकेटेड सर्वर के अंदर कि हम एक रेंट के ऊपर सर्वर लेते हैं किसी भी कंपनी के साथ और उसको जो है हम क्लाइंट को दे देते हैं कि भाई ये आपका ID, ये आपका पासवर्ड है और ये आपका सर्वर यहाँ रखा हुआ है। ये होता है डेडिकेटेड सर्वर। और जब आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, लाइक अगर मैं वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास अगर क्लाइंट ज़्यादा हैं या मुझे उम्मीद है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, तो मैं अपना जितना भी काम है वो डेडिकेटेड सर्वर के उससे ही स्टार्ट करूँगा। फिर उसके बाद आ जाता है VPS। डेडिकेटेड सर्वर को हम लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर हम पीसेस कर देते हैं जो कि वर्चुअलाइज्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डेडिकेटेड सर्वर है जिसके अंदर 64 GB रैम और 2 TB हार्ड ड्राइव है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको 4 पीसेज में डिवाइड करूँगा और उन 4 पीसेज में 500 GB की हार्ड ड्राइव चारों को एलोकेट कर दूंगा, 500 500 500 500। तो इस तरह से 2 TB की हार्ड ड्राइव को मैं 4 VPS के अंदर डिवाइड कर दूंगा। रैम अगर मेरे पास 64 GB है तो 16 16 16 16 रैम में एलोकेट कर दूंगा। CPU मेरे पास अगर 8 कोर का है तो मैं 2 कोर 2 कोर 2 कोर और 2 कोर करके CPU एलोकेट कर दूंगा। इस तरह मैं एक डेडिकेटेड सर्वर के 4 टुकड़े करके उसको मज़ीद आगे सेल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर जो है वो डेडिकेटेड सर्वर लिया $100 का और मैंने उसके 4 VPS बना दिए और हर VPS को मैं $40 में सेल करता हूँ, तो ये मैं $60 पर मंथ उस डेडिकेटेड सर्वर पर प्रॉफिट कमाऊँगा 4 लोगों को वो VPS सेल करके। और इसी तरह VPS के अंदर ओवर सेलिंग वगैरह होती है जो मैं आगे जाके बताऊँगा आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये हम करते हैं कि जब हमें VPS उन लोगों को चाहिए होता है जिनकी रिसोर्सेज डेडिकेटेड के मुकाबले में कम हो, यानी अगर उनको एक क्वार्टर डेडिकेटेड सर्वर पे भी उनका काम चल सकता है, फिर वो VPS लेते हैं। VPS भी जस्ट लाइक डेडिकेटेड सर्वर होता है। हर चीज़ क्लाइंट के पास प्राइवेट होती है, वो उसका डाटा दूसरों से शेयर नहीं होता, वो बिहेव जस्ट लाइक एक डेडिकेटेड सर्वर करता है VPS। और VPS को वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। तो ये अगर आपसे कोई क्लाइंट मांग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि VPS क्या चीज़ होती है, डेडिकेटेड सर्वर क्या चीज़ होती है। इसके बाद एक चीज़ आती है रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप विंडोज़ के अंदर होता है
बेसिकली अब जैसे आपने एक VPS किया, डेडिकेटेड सर्वर लिया, उसके ऊपर विंडोज़ डाल दी, इंस्टॉल कर दी, फिर उसके अंदर आपने रिमोट डेस्कटॉप क्रिएट कर दी है। रिमोट डेस्कटॉप जस्ट यूज़र अकाउंट्स होते हैं और उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है कि वो कितना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ लिनक्स में नहीं होती, विंडोज़ के सर्वर्स के ऊपर हम ये काम करते हैं, तो ये चीज़ रिमोट डेस्कटॉप कहलाती है। VPS के अंदर आपको रैम, आपको CPU, हर चीज़ जो है वो एक कैलकुलेटेड मिल रहा होता है। यानी अगर आपने डेडिकेटेड सर्वर के 4 VPS बनाया तो आपको 2 कोर 16 GB रैम और 500 GB हार्ड ड्राइव मिल रही है। जबकि VPS जब आप RDP पे आते हो तो आपको ये चीज़ नहीं होती। अगर फ़र्ज़ करें RDP में 10 लोगों ने लिया RDP और उनमें से एक यूज़र चाहता है कि वो पूरे 100% रिसोर्सेज यूज़ कर ले, तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये चीज़ होती है रिमोट डेस्कटॉप। और VPS में ये फ़र्क होता है कि वो अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा एक्सेस। इसके बाद हमारे पास आती है रीसेलर होस्टिंग। अगर हम होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग में सबसे पहले आ गया डेडिकेटेड के बाद आ गया VPS और VPS के बाद आ गया हमारे पास रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल रीसेलर्स क्रिएट कर देते हैं। रीसेलर वो होता है जो आपकी सर्विस को आगे सेल कर सकता है। अगर मैंने किसी कंपनी से रीसेलर अकाउंट लिया तो वो क्या करेंगे, वो मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टोरेज एंड रैम एलोकेट कर देंगे। अब वो क्या करेंगे, वो मुझे देंगे लेट से 2 GB रैम दे दी उन्होंने मुझे और मुझे 200 GB हार्ड ड्राइव दे दी। अब अगर ये मेरे पास पैकेज है तो ये पैकेज में मैं क्या करूँगा, 200 GB मेरे पास स्पेस है तो मैं किसी यूज़र को 5 GB दूंगा, किसी को 10 GB दूंगा। मैं अपने प्लान्स बनाऊंगा और मैं आगे सेल करना शुरू कर दूंगा। यूज़र को ये नहीं पता होगा कि मैं डेडिकेटेड सर्वर से सेल कर रहा हूँ, मैं VPS से सेल कर रहा हूँ या मैं एक रीसेलर हूँ। ये यूज़र को चीज़ें नहीं पता चलेंगी। आप एक रीसेलर अकाउंट लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डेडिकेटेड सर्वर की जब आप बात करते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उसमें लाइसेंसेस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जब आप VPS पे आते हैं तो वो आपकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 हो जाती है, यानी हर चीज़ आपकी कम हो जाती है, या 4 या इससे भी कम हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्लान ले रहे हैं। तो जब आप VPS पे आते हैं तो आपकी चीज़ें जो है वो और डिवाइड हो जाती हैं और कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन जब आप रीसेलर पे आते हैं तो आपकी कॉस्ट फर्दर बहुत कम हो जाती है और आप रीसेलर के अंदर तमाम शेयर्ड सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको कोई लाइसेंस बाय नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं बाय करना पड़ता। आप एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को देते हैं और वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद आ जाती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग बेसिकली ये होती है कि एक सर्वर पे बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स होस्ट हैं तो और हर होस्टिंग को एक जो डोमेन जो होस्ट है वो शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर होस्ट है, उसको शेयर्ड होस्टिंग कहलाते हैं। तो ये जो है ये कॉमन टर्म्स थी जो कि मैं समझता था आपको बताना ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप होस्टिंग बेचने जा रहे हो तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए और इस वीडियो में हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आपका इसमें कोई भी सवाल हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर पूछ सकते हैं और आप उसको ज्वाइन करें। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करूँ। और मुझे उम्मीद है कि बेसिक सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई भी सवाल हो और दोस्तों से शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।